यूपी पीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016 के पेपर को देखने वाले हैं। तो उसके जितने भी क्वेश्चन आए थे वो उनको मैंने पॉइंट वाइज सारा लिख रखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये था कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल एक साथ कहाँ मिले हैं। कभी कभी क्वेश्चन 41 मानव कंकाल का भी रहता है, तो थोड़ा अच्छे से इसको लर्न करिएगा। एक ही कब्र में जब 3 मानव कंकाल पूछा जाए तो उसका आंसर होगा दमदमा। और दमदमा से ही एक और फैक्ट बनता है कि यहाँ से 41 मानव शवाधान थे, यानी 3 मानव के कंकाल एक साथ हों, यानी कि कोई 3 पर्सन की बॉडी एक साथ जगह पे, तो उसके लिए दमदमा। और टोटल मिला के अगर 41 पर्सन का पूछा जाए तो वो भी दमदमा, और ये प्रतापगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र में शिलाश्रय से मानव कंकाल सर्वाधिक कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये लेखैया से प्राप्त हुए हैं, जो कि मिर्ज़ापुर में है। और लेखैया से ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 17 मानव के कंकाल मिले थे। एक बुक थी द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसको WA फेयर सर्विस ने लिखा था। विक्रमशिला विहार, इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था और इसकी एक उपाधि थी परम सौगात। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के बारे में। तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसी से कलिंग युद्ध के साक्ष्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि। तो ये जो उपाधि है समुद्रगुप्त की थी, जिसको नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि भारतीय गौरव यानी कि जो भारत का यश था उसका अंतिम सूर्य किसको कहते हैं। तो ये पृथ्वीराज तृतीय को कहते हैं। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में, वो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में ही होता है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज की पराजय होती है। तो ये एक अंतिम सूर्य माना जाता है, क्योंकि उसके बाद से हमारे भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं। तो ये इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस गुलाम का भी गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। और इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। और इसी ने जो दिल्ली है उसको राजधानी बनाया था दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। और ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के बाद से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला कलावंत से हिंदू की शिक्षा किस मुगल शासक ने ली थी। तो ये अकबर ने ली थी। कृष्णदेव राय का क्वेश्चन था, तो ये तुलुव वंश से संबंधित थे। इन्होंने नागलापुर शहर को बसाया था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अमुक्ति माल्यद, और इन्हीं के काल में अष्टदिग्गज थे जो कि तेलुगु कवि थे। तो देखिए यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन भी रेडी हो गए साथ ही साथ, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ पे एक ही पूछा जाता था। उसके डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ और भी रहती थी वो भी मैंने साथ में ऐड कर दी हैं, क्योंकि मुझे पता है वो बाद में रिपीट होंगी ही कहीं ना कहीं पे जाके। तो उसको एक जगह लिख देने से और भी चीज़ें हमें एक साथ लर्न हो जाती हैं। मुस्लिम न्यायशास्त्र, जो कि एक मदरसा था दिल्ली में, मुस्लिम न्यायशास्त्र मदरसा था लखनऊ में। ये कहाँ है, फिरंगी महल। फिरंगी महल कहाँ पे है, ये लखनऊ में। मैं दिल्ली इसलिए बोल दिया क्योंकि मेरे माइंड में वो खैरुल मंजिल वाला याद आ रहा था। खैरुल मंजिल की स्थापना माहम अनगा ने करवाई थी दिल्ली में। और जो मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई होती थी वो लखनऊ के फिरंगी महल में होती थी। और व्याकरण की शिक्षा सियालकोट में दी जाती थी। टॉमस मुनरो का क्वेश्चन था, तो टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था और इसका कार्यकाल वहाँ पे 1820 से 27 तक था। और टॉमस मुनरो को ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटक के युद्ध के बारे में क्वेश्चन आया था। और जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, इसमें आपने देखा होगा कि ये 1746 से 48 के बीच में होता है। और इसमें एक्सला शापेल की संधि होती है और इसको सेंट थॉम का युद्ध भी कहा जाता है।
जो सेकंड युद्ध होता है 49 से 54 के बीच में, ये एक निर्णायक होता है क्योंकि इसमें पूरा रिजल्ट सही से पता नहीं चल पाता है। जो कर्नाटक थर्ड होता है ये 58 से लेके 63 के बीच में होता है और इस युद्ध में पेरिस की संधि होती है। और जो मैसूर का पहला युद्ध है जो कि हैदर अली के साथ लड़ा जाता है 67 में, इसमें ब्रिटिश की पराजय हो जाती है। डलहौजी की विलय नीति का क्वेश्चन था, तो इन्होंने सबसे पहले सतारा को हड़पा था 1848 में और झांसी को 1853 में। डी के कर्वे का क्वेश्चन था, तो ये स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे और इनके द्वारा ही बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया था 1906 में और इन्होंने पुणे में महिला विश्वविद्यालय खोला था 1916 में। खिलाफत आंदोलन जो कि नवंबर 1999 में होता है और इसके जो सबसे पहले मुख्य नेता थे वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इनको अली बंधु के नाम से भी जाना जाता था। स्वराज पार्टी, इसका गठन 1923 में होता है और इसको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? प्रयागराज में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इन्होंने इसका गठन इस उद्देश्य से किया था कि चुनाव के माध्यम से हम काउंसिल में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पे जाके ब्रिटिश का एकदम जीना हराम कर देंगे। तो यही इनका मूल उद्देश्य था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो कि लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा हुआ गया था और इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पे भी आपके 2-3 क्वेश्चन एक साथ रेडी हो गए। हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के देखेंगे। चट्टान का क्रम, अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि साथ में पैरेलल में मेरी ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है, तो उसमें मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। चट्टान के क्रम में देखेंगे तो सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़ और धारवाड़ खनिज से ही धारवाड़ चट्टान से खनिज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, गोंडवाना से कोयला की प्राप्ति होती है और द लास्ट सबसे आता है दक्कन ट्रैप जो कि लावा का प्रवाह होता है। दर्रे हैं यहाँ पे, तो माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला और जेलेपला ये दोनों दर्रे सिक्किम में हैं। जोजिला लद्दाख में है, शीप किला हिमाचल में है। बांध का भी क्वेश्चन था उसमें, तो तिलैया बांध बराकर नदी पर है, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो कि अन्नामलाई श्रेणी जो है दक्षिण भारत में वहाँ से है। ये पवन के बारे में पूछा गया था, तो जो स्थानीय पवनें हैं उनके नाम और उनके देश के बारे में। तो जो बोरा है, एक मिनट इसको ज़रा मैं एडजस्ट कर लूँ। बोरा जो पवन है ये इटली में बहती है, मिस्ट्रल फ्रांस में राइन घाटी से, फान स्विट्ज़रलैंड में और खमसिन मिस्र में है। वहाँ पे पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इगारका पोर्ट रूस में है, रॉटरडैम नीदरलैंड में, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में और जकार्ता इंडोनेशिया में है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है इसकी सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि बारिश का मौसम चल रहा है, खूब ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जो इस समय बारिश हो रही है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से हो रही है। और जब ये मानसून अभी हमारे यहाँ बरस रहा है तो इस समय पे चेन्नई में बहुत कम बारिश हो रही है, और जब यही सितंबर का टाइम पहुँचेगा तब ये मानसून वापस लौटता है उत्तर पूर्व की दिशा से। तो जो लौटता हुआ मानसून है ये जाके चेन्नई और तमिलनाडु के तट पे बारिश करता है। तब तक सर्दियाँ भी लगने होने वाली होती हैं, और सर्दियों में जो हमारे यहाँ बारिश होती है उत्तर भारत में वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। यहाँ पे आगे मैंने लिखा भी है कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा अक्टूबर से दिसंबर में यहाँ पे वर्षा करती हैं। गोल्डन ट्रायंगल था पर्यटन का, तो ये जो पर्यटन का गोल्डन ट्रायंगल है ये आगरा, दिल्ली और जयपुर का है। अफीम का भी ट्रायंगल पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन आएगा भी, इसमें देखते रहिएगा। अर्थ का जो एक्सिस का रोटेशन होता है, यानी कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी पे जो घूमती है,
और ये इसका झुकाव कितना है, 23.5, यानी कि 23.5 23.5 डिग्री इसको लिखते हैं। और परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है। बिग बैंग का कॉन्सेप्ट इसमें क्या था कि इसमें ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौर मंडल की उत्पत्ति, इन सब के बारे में था। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, लेमेथेयर ने। इसमें था ना बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड एकदम से फटा, उसमें आकाशगंगाएं आई, सन, ये सब चीज़ें जो थी, ये सब कॉन्सेप्ट बिग बैंग का है। घास के बारे में पूछा गया था, तो जो लानोस की घास है ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। स्टेपी यूरोप में है। प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में। वेल्ड साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे तट के बारे में भी पूछा गया था। ये सब कुछ मैंने ज्योग्राफी में अभी पढ़ाया हुआ है। तो जो गुजरात से गोवा तक है उसको कोंकण बोलते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे जो गोवा से मैंगलोर तक आ जाएगा उसको कन्नड़, और मैंगलोर से ही जो सबसे लास्ट पॉइंट जो कन्याकुमारी है वहाँ तक जाएगा उसको मालाबार कहते हैं। झीलों का क्रम था तो सुपीरियर झील सबसे पहले आएगी, उसके बाद विक्टोरिया, नेक्स्ट है बैकॉल और उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन। किनकी, ये कुछ खनिज के स्थलों के बारे में था। तो किनकी जापान का है, कैंटन जगह चीन में है, लॉरेन लोहेस का है वो फ्रांस में, और बेला हेरिजाल्टो ये ब्राज़ील का है। भारत के कुछ खनिज के जो क्षेत्र पूछे गए थे, तो मकुम जो कि आसाम में है वहाँ पे कोयला है। दल्ली राजहरा वहाँ पे लौह अयस्क है। कोरापुट में बॉक्साइट है और चित्रदुर्ग में मैंगनीज है। तातीपाका एक तेल शोधनशाला है, ये आंध्र प्रदेश में है। और नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी ही है जहाँ पे जब भारत इंडो चाइना वॉर हुआ था तो इसको बंद कर दिया गया था, इस नेलांग घाटी को। जनजातियों के बारे में क्वेश्चन था, तो किर्गिज जनजाति कजाकिस्तान, बुशमैन जनजाति कालाहारी, एनू जापान में और बद्दू अरब में। यहाँ पे हमारे जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसस के। तो धर्म के आधार पर जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है वो सिख धर्म में है और सबसे ज़्यादा किस में है, ईसाई में है। जनसंख्या का घनत्व तो बिहार में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व तो भारत में बिहार में है। और आरओ के पेपर में आयोग ने क्या माना है, उत्तर प्रदेश, जो कि कितना है 829, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उठाइए यहाँ से क्लेम करिए, अभी भी एक दिन है, आई थिंक आज लास्ट डे ही होगा 5 तारीख को, तो कल हमारे पास एक दिन का मौका है, तो कर दीजिएगा कि ये सबसे ज़्यादा बिहार में है। कम से कम एक क्वेश्चन की बचत तो हो जाएगी ना सबकी। तो सबसे पहले बिहार, उसके बाद बंगाल, नेक्स्ट केरल और 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा। 2001 से लेके 2011 ये जो 10 वर्ष थे, इसके बीच में जो ये जनगणना है, इसकी जो दशकीय वृद्धि दर रही है तो कितनी रही है, 17.7%। पॉलिटी के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो जो आर्टिकल हमारा है 312, इसमें अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है। 368 में संविधान संशोधन है, 280 में वित्त आयोग है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। आर्टिकल 32, इसको संविधान की आत्मा अंबेडकर ने कहा है। और फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण के जब विरुद्ध हो तो इसके उपचार के लिए इसका प्रावधान किया जाएगा। ये जो रिट होती है ना 5 तरीके की, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये सब चीज़ें हैं, ये रिट 5 जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये उसी की बात होती है कि जब आपके मौलिक अधिकार का हनन हो आप इसका यूज़ करिए। मनी बिल का क्वेश्चन था, 110 आर्टिकल में है। और मनी बिल जो है राज्यसभा के पास ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन रुक सकता है, चाहे वो उसको पारित करे या ना करे, बस 14 दिन ही वहाँ रहेगा। उसके बाद ये टहलते घूमते आ जाता है अपने लोकसभा में ही। और आर्टिकल 109 में धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होगा, ये बात कही गई है कि 109 में ये है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित होगा। और 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 249, तो राज्यसभा जब एक संकल्प पारित कर देती है कि अगर चाहे तो राज्य सूची के विषय पे संसद जो है हमारी
वो बना सकती है कानून, तो ये राज्यसभा का संकल्प होता है और ये इसका पावर आर्टिकल 249 से मिलता है। और यहाँ से जो भी पावर बनेगी, मतलब जो भी कानून का निर्माण होगा, वो 1 साल के लिए रहता है। राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243I, ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन राज्यपाल के द्वारा होता है। और जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं ना, पंचायत वगैरह में और नगर पालिका वाले, तो ये सब राज्य वित्त आयोग कराता है। आर्टिकल 243 का क्वेश्चन तो ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। नए राज्य के गठन के लिए क्वेश्चन था, तो आर्टिकल नंबर 3 हम देखेंगे। उसमें है कि आप साधारण बहुमत का यूज़ करके नए राज्य का गठन कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर जो 2 है उसमें नए राज्य का प्रवेश है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं 2 और 3 में कि किस में क्या है। तो अगर नया राज्य का गठन करना है, यानी कि 2 सीमा बढ़ा दी गई किसी राज्य की या घटा दी गई या उनके नाम में परिवर्तन करना है, तो ये सब होगा आर्टिकल 3 से। और जब कोई नया नवेला राज्य का प्रवेश कराया जाता है, यानी कि एडमिशन, वो आर्टिकल 2 में आता है। आर्टिकल 341, 342 के बारे में था कि जो राष्ट्रपति है किसी राज्य या यूटी के लिए वहाँ के संबंधित राज्यपाल के परामर्श से ही किसी जाति को ST SC के रूप में निर्दिष्ट करेगा। यानी कि जो होता है ना कि SC ST की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन जिस राज्य के लिए वो करवाएंगे तो वहाँ के जो राज्यपाल है वहाँ से वो परामर्श जरूर लेते हैं। और भी आर्टिकल पूछे गए थे तो वो मैंने खाली नाम से लिख दिए हैं। 280 आपको पता है वित्त आयोग है, 148 कैग है, 323A ये उसमें ट्रिब्यूनल्स का है और 315 लोक सेवा आयोग वाला है। आर्टिकल 326 भी था, ये वही निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग जो है इसमें पूछा गया था कि वो किसके किसके जो है इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के विधानमंडल, यहाँ के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन कराया जाता है। अभी देखिए उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनेगा। अभी अक्टूबर में हमारा PCS होगा, तो उपराष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। SC के पदों का आरक्षण अरुणाचल में लागू नहीं है। देखिए यहाँ पे ये है कि मैंने एक अभी जो पढ़ाया था तो जनजातियों के बारे में ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे मैंने लिखवाया था कि कौन कौन से राज्य में जनजातियाँ नहीं है। तो ऐसे ही कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी राज्य है जहाँ पे ST तो है लेकिन SC यानी कि शेड्यूल कास्ट नहीं है, वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है। तो अरुणाचल ऐसा स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी आरक्षण लागू नहीं है। पंचायत के बारे में क्वेश्चन था, तो ये आर्टिकल 40 पंचायत के नाम से है और आर्टिकल 243 में पंचायत की संरचना के बारे में है, जो कि पार्ट 9 में है। और पंचायत को गठन जो होता है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करने के लिए होता है। और इस पंचायती व्यवस्था का पितामह बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूपी की जिला योजना का, तो इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें हमारी नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है और क्षेत्र पंचायत है। आर्टिकल 243 ZJ पूछा गया था, तो इसमें सहकारी समिति आती है और उसके जो निदेशक होते हैं अधिकतम 21 संख्या होती है और न्यूनतम उनकी संख्या 9 होती है। तो ये देखिए PYQ के ही क्वेश्चन है, इसमें तो ये नहीं कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखवाया होगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जितने क्वेश्चन आए हैं वही सिर्फ लिखे गए हैं। तो इनको तो एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि PYQ का रोल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो कि 2007 और 8 के बीच का है, इसमें इसके प्रावधान पूछे गए थे। तो इसमें जो प्रावधान है कि जो उच्च उत्पादक के बीज हैं उनका वितरण करना होगा, सुधारीकृत उत्पादन की तकनीकें आएंगी और फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। वित्त आयोग के बारे में है, तो 14 वित्त आयोग YV रेड्डी के द्वारा है, 15 के जो अध्यक्ष थे वो NK सिंह है। स्वावलंबन योजना पूछी गई थी, तो 2010 में आई थी और ये असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनकी पेंशन से संबंधित थी। भारत निर्माण योजना 2005 में आती है और इसके कुछ फैक्टर्स थे
सबसे पहले ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़कें और विद्युतीकरण और संचार, ये भारत निर्माण योजना के घटक थे। इनको एक एक याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन में दिए गए थे तो उसमें पूछा जाता था कौन सा घटक नहीं है। तो जब आपको याद रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा उसमें नहीं है। योजनाएं जो कि हर साल पूछी जाती हैं, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में, और सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटका में होता है। समावेशी विकास का जो कार्यक्रम का घटक था उसमें SC ST और जो भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं उनसे ही ये संबंधित था। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य पूछे गए थे, तो वही है कि वित्तीय समावेशन क्यों किया जाता है। तो यानी कि वित्तीय सेवा का प्रचार प्रसार हो, कमज़ोर जो वर्ग हैं उनकी वृद्धि हो जाए, उनकी समृद्धि हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा का सृजन हो। घाटे की वित्तीय व्यवस्था यानी फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछा गया था। तो इसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और वित्तीय कोष जुटाने का ये स्रोत होता है। केलकर समिति, इसका गठन हुआ था। जो भारतीय आयकर अधिनियम है उसकी जो धारा 88 है उसमें जो उपलब्ध आयकर है उसकी छूट समाप्ति की सिफारिश की जाए, तो ये केलकर समिति के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है साइंस के। सबसे पहले पायरोमीटर, ये विकिरण तापमापी होता है। डायनमो, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलती है, यानी कि यांत्रिक को विद्युत में, और ये फैराडे नियम का पालन करती है। वायु गति यानी वेलोसिटी ऑफ विंड एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं, और वायु दाब बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो देखिए, जो वायु की गति है उसको एनीमोमीटर, और वायु का जो दाब है वो बैरोमीटर। जो तूफान आने वाला होता है तो वायु दाब से रिलेटेड होता है कि बैरोमीटर का पारा गिरना किसे संकेत होता है, तो वो तूफान आने का होता है। आपेक्षिक घनत्व किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, फोटोवोल्टाइक सेल, ये सौर सेल होती हैं जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती हैं। विद्युत शक्ति यानी कि विंड पावर, इसमें जो विंड पावर होती है एक काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलती है। स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक के रूप में यानी कि मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जल जीवाणु मुक्त करने की विधियाँ, जैसे होता है ना कि पानी में क्लोरीन मिला दो शुद्ध हो जाएगा, तो इसकी विधि होती है कि ओजोन का यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन ऑक्साइड एंड क्लोरेमीन का यूज़ कर सकते हैं। मिर्च का जो तीखापन होता है वो कैप्साइसिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के द्वारा होता है, और जो लाल टमाटर होता है ये लाइकोपिन के द्वारा होता है। और कहीं कहीं ये भी पूछते हैं कि लहसुन प्याज में गंध किस वजह से आती है, तो वो सल्फ़र के उसमें यौगिक होते हैं, उसकी वजह से उसमें गंध आती है। एथेनॉल का उत्पादन ये खमीर उठाने के लिए किया जाता है, और ये जो खमीर है ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है, और एथेनॉल को ही स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। कैफीन चाय कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। पौधे जो होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं, यानी कि पौधों में नाइट्रोजन जो गैस है वो किस तरीके से आती है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में होती है। ब्लड कैंसर हो जाता है तो इसके उपचार के लिए कोबाल्ट 60 एंड फॉस्फोरस 32 का यूज़ करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ऑक्सीजन की अपेक्षा रक्त में जल्दी से घुल जाती है। जैसे होता है ना, ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में से मिक्सअप रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि मोटर गाड़ी के धुएं वगैरह से निकलती है, और ये बहुत जहरीली गैस होती है, और इसको दमघोटू गैस भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में Fe यानी कि लोहा होता है, इसलिए लोहयुक्त बोलते हैं, और इसका काम होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का संचार करना। मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, और ये एक आवृत्तबीजी पादप होता है। जीन के भीतर जो अनुक्रम का
आधार परिवर्तन होता है उसका प्रोसेस होता है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, यानी कि जो म्यूटेशन होता है उसमें वही उनके अनुक्रम को चेंज करता है जीन में। विटामिन ई ये गेहूं अंकुर के जो तेल होता है उसमें पाया जाता है। मानव के समान लघुतम कपी कौन है? तो वो गिब्बन है। इसको गोरिल्ला मत समझिएगा, ये गिब्बन याद रखिएगा। मस्तिष्क का काम होता है सोचना, हृदय गति नियंत्रित करना और शरीर का बैलेंस बनाए रखना। कलर ब्लाइंडनेस क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी वजह से होता है, और जो कलर ब्लाइंडनेस है ये आनुवांशिक रोग है, क्योंकि उसमें कलर ब्लाइंडनेस और नाइट कुछ ऐसे कुछ लिखा था। तो जो रतौंधी होता है तो विटामिन ए की कमी से होता है, और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये आनुवांशिक रोग होता है, और इसको लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो पर्सन जिसको ये बीमारी होती है उसको रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं पता होता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ट्रेन में तो बिल्कुल नहीं लेने वाला है, पता चला लाल की जगह हरा दिखा दिया, हरे की जगह लाल दिखा दिया। ल्यूकेमिया कैंसर, तो ये वाइट ब्लड सेल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं बॉडी के अंदर तो उस ल्यूकेमिया सेल कैंसर होता है वो। बुलीमिया नर्वोसा एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है ना कि मनुष्य समझ नहीं पाता है कि कब उसको भोजन करना रोक देना चाहिए। वो खाते जाते हैं फिर बाद में क्या होता है दस उल्टी कर देते हैं। तो यही उन बीमारी है कि वो बस खाए जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि कब रुकना है। ब्लड ग्रुप के बारे में क्वेश्चन था, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ ग्रुप, और एक्सेप्टर कौन है? ए बी ग्रुप। अनुसंधान पूछे थे तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान इज्जत नगर बरेली में है। खेतियों के बारे में तो विटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए, वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि के लिए, पिसिकल्चर मछली पालन के लिए, और ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती के लिए होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का क्वेश्चन था तो ये करनाल में है जो कि हरियाणा में है। यहाँ पे हमारे साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को। जलवायु परिवर्तन की जो पहली कार्य योजना थी 2008 में आई थी मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ग्रीन हाउस गैसेस पूछी गई थी, उसमें क्या क्या है ये कई बार मैंने बताया है, आप देख लीजिए। उर्वरक अगर आप मिलाएंगे तो उससे कौन सा प्रदूषण होगा? तो जब आप उर्वरक को कि फसल में मिश्र करेंगे तो उससे पहली बात तो मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाएगी, और जब बारिश होगी तो जो उर्वरक आपने छिड़का है वो मिट्टी में पहुंचेगा, फिर बारिश से जल को भी वो बहते हुए जाएगा, जल प्रदूषण करेगा, हवा को प्रदूषित तो करेगा ही। तो ये इसके फ़र्क रहते हैं कि कौन कौन सा प्रदूषण ये कर रहा है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, वही पारिस्थितिक तंत्र जिसको प्राकृतिक तरीके से ना बना हो, जिसको मानव ने बनाया हो, तो समझो खेत। मानव श्रृंखला में जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो मानव है वो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। हम सिर्फ उपभोक्ता उत्पादन तो कर नहीं रहे हैं उसमें श्रृंखला में, तो हम यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होने पे हम क्या होते हैं शाकाहारी, और द्वितीयक उपभोक्ता होने पे हम मांसाहारी होते हैं। और जो सर्वाहारी होते हैं उनको सर्वाधिक पोषण स्तर की प्राप्ति होती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। यहाँ पे यूपी स्पेशल का क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली में है। यूपी में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग नोएडा में है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे तो सुरक्षा अकेडमी पूछी थी, ये माउंट आबू पे है राजस्थान में। सेवा दिवस जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के तौर पे, और अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, और इसमें यह था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो पात्र हैं उनके लिए शिक्षा के प्रावधान की बात की थी। गरीबी हटाओ नारा 1971 में। ई ब्रिज सरकारी सेवा तक पहुँच हेतु एक एकल प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है, ये इसका काम था। तो यहाँ पे हमारा 2016 का पेपर सॉल्व हो चुका है। उसके जितने भी पॉइंट्स थे आपने यहाँ पे देख लिए हैं। तो नेक्स्ट कल हम 2015 का करेंगे।
तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए इसको अच्छे से, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।